अभी हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 देख रहे थे और टॉपिक नंबर 4 में टोटल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26 टू लेकर के क्वेश्चन नंबर 45 या 46 तक। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका थ्योरी देखा था। ये जो टॉपिक नंबर 4 है वो किस चीज से रिलेटेड है? टॉपिक नंबर 4 में जो क्वेश्चन है वो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें टोटल 19 से 20 क्वेश्चन है, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होता है। और क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते समय ही इससे रिलेटेड जो फार्मूला था हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था, और एक क्वेश्चन नंबर अराउंड 45 टू 46 तक जाता है। तो 30 तक तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे के वीडियो में। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 में क्या दे रखा है? ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस ए। एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये हम लोग सॉलिड स्फीयर ले लिए और इसका जो मास है वो दे रखा है एम। तो इसका मास हम एम ले लिए एंड रेडियस ए। इसका रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस इसका ए दे रखा है। इसका रेडियस कितना है? ए। इज सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। इसको एक सेल से बंद कर दिया गया है और जिसका थिकनेस कितना है? 2a है। मतलब कि इसको एक सेल से इस तरह से बंद किया गया है और इसका थिकनेस मतलब ए जो लेंथ है ना 2a हो जाएगा। ये पूरा पोर्शन एक सेल से बंद है, ठीक है। ए हॉलो नहीं होगा, ए भी सॉलिड होगा और इसका जो लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2a हो जाएगा। मतलब टोटल अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 3a। अगर पूरा रेडियस देखेंगे तो 3a रेडियस हो जाएगा, ठीक है। एंड मास 2m। और इसका जो मास है ना, ये बाहर वाला व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, व्हाइट वाला का मास कितना दे रखा है? 2m दे रखा है। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है कि टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, ठीक है। हम लोग को कहाँ पर निकालना है? इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? गॉस लॉ, ग्रेविटेशनल गॉस लॉ है उसका यूज करेंगे और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजीली बन जाएगा। तो उसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा डॉट डी एस, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा 4 पाई जी इंटू मास इनक्लॉज्ड, ठीक है। ई डॉट डी एस बराबर कितना हो जाएगा? इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं तो 4 पाई जी इंटू अंदर में कितना मास बंद है उस पर डिपेंड करता है। तो अंदर में कितना मास बंद हो रहा है, अगर यहाँ से हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं तो एक कुछ इस टाइप से बनेगा और अंदर में देख रहे हैं कि 2m सेल का और साथ में अंदर में जो स्फीयर रखा हुआ है उसका है। टोटल कितना मास बंद हो रहा है? 3m मास बंद हो रहा है, ठीक है। बस हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद हम लोग का ई जो है निकल जाएगा। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, मतलब कि डी एस छोटा सा एरिया था, उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा जो बाहर वाला स्फीयर है ना उसका एरिया आ जाएगा। और बाहर वाला स्फीयर के एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह हम लोग कितना लेना है? 3a लेना है, क्योंकि ये जो हम लोग सरफेस बनाए हैं इसका रेडियस 3a है और ए आ जाएगा 4 पाई जी इंटू 3m। यहाँ से अगर हम लोग फील्ड निकाल लें तो आ जाएगा 4 पाई जी 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 4 पाई कैंसिल हो रहा है और 3 से a कैंसिल हो रहा है, मतलब आंसर कितना आ रहा है? gm बाई 3a स्क्वायर। तो एक स्कोरिंग क्वेश्चन था, ठीक है। जो भी दिया होगा एग्जाम में 2019 में, अगर थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ के गया होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आया होगा, 4 मार्क्स लेकर के आया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वहाँ पर देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन एराइज किया है। क्वेश्चन का मेनली दो पार्ट होता है। एक होता है क्वेश्चन को समझना, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया उसका फिगर बना लेते हो तो आधा सॉल्व हो जाता है। दूसरा पार्ट होता है फार्मूला। फार्मूला अगर याद है, कंसेप्ट क्लियर है अगर, तो फिर वो पूरी तरह से सॉल्व हो ही जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है 4 आइडेंटिकल पार्टिकल। यहाँ पर 4 तो पार्टिकल दे रखा है ऑफ मास एम। मास कितना है? एम। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, और इसका लेंथ कितना दे दिया है? लेंथ इसका ए दे दिया है। व्हाट शुड बी देयर स्पीड ऑफ ईच ऑफ देम रिवॉल्व अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर ग्रेविटेशनल फील्ड। अब बोल रहा है कि ये चारों जो है ना रिवॉल्व कर रहा है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, या तो 26 से 30 के बीच में था या फिर पहले था, पर ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछ चुका है और हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन बनाने में भी टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है।
तो निकालने के लिए क्या बोला है, ग्रेविटेशनल फील्ड इन द सर्कुलर ऑर्बिट सब्सक्राइबिंग द स्क्वायर। भी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, व्हाट शुड बी देयर स्पीड। तो भी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देख लेते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पर। तो इस पार्टिकल को ए जो होगा अपने तरफ खींच रहा होगा, ए अपने तरफ खींच रहा होगा और ए अपने तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, टोटल 3 फोर्स इस पर लग रहा है। और एक बाहर की ओर अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लें तो ए आ जाएगा mv²/r। ठीक है, जब आर क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर फोर्स F1, एक F2 और एक F1 दोनों इक्वल ही हो जाएगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है। और इसको F2 एज्यूम कर लेते हैं। अब इस F1 का भी 2 पार्ट होगा। ठीक है, एक पार्ट इस तरफ और एक पार्ट ऊपर की ओर। ठीक है, अगर इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं कंपोनेंट्स को, तो एक इधर जाएगा एक ऊपर जाएगा। इसी तरह से ये नीचे वाला जो फोर्स है इसको भी 2 पार्ट में बांटेंगे, तो एक इधर और एक इधर। ऊपर और नीचे वाला क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो अगर ये कैंसिल कर देता है तो अब क्या बच गया इस डायरेक्शन में जो इसको बैलेंस कर सके। तो इधर बचा हुआ जो फोर्स है, अगर एंगल की बात करें तो ये वाला 45 हो जाएगा क्योंकि टोटल 90 डिग्री है तो उसका आधा 45। तो F1 cos 45 प्लस ऐसा ऐसा 2 ठो है, इसका भी एक कंपोनेंट इस पर गया है ना। और प्लस में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F2 और ये बराबर हो जाएगा mv²/r। ठीक है, अब रहा कि ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो ए देखा है, ए वाला भी ए दे रखा है ना। जब ए और ए दोनों का वैल्यू ए है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके टोटल डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। पीला वाला बड़ा वाला जो हाइपोटेनस दिख रहा है ये हम लोग निकाल सकते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों साइड के स्क्वायर a² प्लस a² का बराबर हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री है ना। ये पार्ट स्क्वायर का है तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा 2√2a। और यहाँ से अगर h/2 निकाले जो कि इस सर्किल के रेडियस का काम करेगा तो a हो जाएगा हम लोग का a/√2। a/√2 क्यों, क्योंकि जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। एक √2 कैंसिल होगा तो a/√2 इसका रेडियस बन जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 2 × F1 का वैल्यू कितना है, F1 हम लोग का इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स था। तो G m1m2/r²। r की जगह यहाँ पर डिस्टेंस कितना है a² और cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 प्लस F2 का वैल्यू इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स G m1m2 डिवाइडेड बाई ये टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस हम लोग का ये हाइपोटेनस के बराबर है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2a² और इतना इज इक्वल टू कितना आ जाएगा mv²। ठीक है, mv²/r। r का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे फिर a/√2। तो a/√2 ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से v का वैल्यू निकाल लेना है। तो जो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देते हैं। एक तो ए कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से सारा ए खत्म हो जाएगा। अब जो कॉमन लेने लायक, अब यहाँ से अगर हम लोग GM/A एक एम भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक एम भी कैंसिल कर दिए। अब यहाँ से अगर हम लोग GM/A कॉमन ले लेते हैं, GM/A ए बच जाएगा। GM/A में से 2/√2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं। और यहाँ से GM/A अगर हट जाता है तो बच जाता है 1/2 इज इक्वल टू v²√2 है ना। यहाँ पर v²√2 है। अब यहाँ से अगर हम लोग v² निकाल लेंगे तो v² इक्वल हो जाएगा GM/A इंटू यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब √2/√2 मिल करके 1 और 1/2√2 इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो v का वैल्यू आ जाएगा 1.16 अंडर GM/A। ठीक है, 1/2√2 रख करके यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और 1 में ऐड कर देंगे। उसके बाद उसका क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अगर इस क्वेश्चन के को देखा जाए ना तो यहाँ पर कुछ भी अलग यूज नहीं किया है। तो सिंपल मतलब टोटल फोर्स लगाना है। फोर्स बाहर की ओर
एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा है, उसके साथ कंपेयर कर देना है, अभी का वैल्यू निकाल लेना। मतलब इस बार भी जो एग्जाम में बैठा होगा वो मैक्सिमम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके निकले होंगे जिन्हें थोड़ा सा भी बेसिक पता होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है, ए टेस्ट पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मास डेंसिटी। मतलब ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है और उसमें कोई टेस्ट पार्टिकल है। टेस्ट पार्टिकल का हम लोग मास क्या ले लेते हैं, स्मॉल एम ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर में जो मास दे रखा है जिसका डेंसिटी यहाँ पर गिवन है, ये जो मास है ना ओवरऑल यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ रहेगा, ठीक है। और ये मास इस तरह से फैला हुआ है, अगर डेंसिटी हम यहाँ पर देखें ना तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, इसका डेंसिटी क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। मतलब सेंटर में मास बहुत ज़्यादा है, बाहर में मास क्या है, बहुत कम है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पर फोर्स निकालना भी चाहे, अगर मान लो कि ये मूव कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट में, तो एक तो बाहर की ओर इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग एज्यूम करके चल सकते हैं कि एम बी स्क्वायर बाई आर लग रहा होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हम लोग आर एज्यूम कर ले तो, और ये जो डेंसिटी जिस तरह से वैरी कर रहा है, हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। हम लोग यहाँ पर आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं इस टाइप का। ये देखने में कैसा होगा, ये कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरह से स्फीयर है, अगर स्फेरिकल मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये मूव कर रहा है एक सर्कल में, तो स्फीयर मान करके चले तो हम लोग अगर मास निकालना चाहेंगे ना डी एम, अगर इस छोटा एलिमेंट का मास निकालना चाहेंगे तो इसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा डी एम बराबर रो इंटू डी वी। और डी वी का मतलब क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू इसका थिकनेस यूज करके। मतलब कि एक बड़ा सा स्फीयर में हम लोग इस तरह का एक स्फीयर का पार्ट लिए हैं जिसका एरिया, ये वाला पूरा एरिया पता होना चाहिए। एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो रो इंटू हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, डी एक्स की जगह यहाँ पर डी आर यूज करेंगे। तो एरिया तो हो गया, एरिया के साथ हम लोग क्या लेना होगा, वॉल्यूम निकालने के लिए थिकनेस लेना पड़ेगा। और डी भी यहाँ पर स्मॉल वॉल्यूम है तो थिकनेस भी स्मॉल लेंगे, एरिया इंटू स्मॉल थिकनेस ले लेंगे तो उस छोटे से पार्ट का क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग छोटा सा वॉल्यूम ले लिए और उस छोटा सा वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिल गया, छोटा सा मास मिल गया। और इस छोटा सा मास को अगर हम लोग जीरो से लेकर के आर तक इंटीग्रेट कर देते हैं, कैपिटल आर तक, तो हम लोग को क्या होगा, पूरा मास मिल जाएगा इतना सारा बॉडी का। अरे मास निकालना हमारे लिए जरूरी है, तभी अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है उसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो अगर एम निकालना चाहेंगे तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। रो का वैल्यू कितना दे रखा है, के बाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 के पाई और डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्मॉल आर आएगा, और फिर स्मॉल आर की जगह पर एक बार कैपिटल आर और एक बार जीरो रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जैसे कि डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर आएगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के आर तक। तो 4 पाई के कैपिटल आर माइनस जीरो, तो सिर्फ कैपिटल आर। ये हम लोग का क्या मिल रहा है, टोटल मास मिल रहा है अंदर वाला एरिया का। अब अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहेंगे तो फोर्स बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक अंदर की ओर फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज्यूम करके रखे हैं एम बी स्क्वायर बाई आर। तो अंदर की ओर लगने वाला फोर्स हो जाएगा जी एम, इस एम का वैल्यू कितना, 4 पाई के आर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर छोटा वाला एम कौन सा है, ए वाला एम, इस छोटा सा टेस्ट जो पार्टिकल है उसका। और इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे, एम भी स्क्वायर बाई आर। ये भी हम लोग को क्यों निकालना पड़ रहा है, हम लोग इतना दिमाग क्यों लगाया एम भी स्क्वायर बाई आर, एक्चुअली भी का जरूरत पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड के साथ रिलेट करना है। हम लोग जानते हैं जो समय होता है ना और डिस्टेंस बता वेलोसिटी होता है, तो डिस्टेंस को 2 पाई आर करके निकाल लेंगे, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 पाई आर बटा वेलोसिटी भी नीचे हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इतना बराबर इतना अगर करते हैं तो एम तो कैंसिल हो रहा है, इसमें कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, एक आर इससे कैंसिल होगा और एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि अभी तक जो आ रहा है ये भी स्क्वायर इक्वल आ रहा है कितना, भी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई के इंटू जी, 4 पाई के इंटू जी, ठीक है, जी 4 पाई के, बाकी सारा कुछ कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो भी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से अगर हम लोग टी निकालना चाहेंगे या फिर टी स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर
आर स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे 4 पाई के इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं कि मैक्सिमम चीज जो है ना इसमें कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ए सारा जो टर्म है ना वो कांस्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो टी स्क्वायर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर स्क्वायर का। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि टी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट भी यूज कर रहे हैं के इंटू आर। या फिर ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि टी बाई के इंटू आर है, टी बाई आर इज इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट, मतलब टी बाई आर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो सिंपली इसमें करना क्या था, यहाँ पर मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पर ए जो दे रखा है ना डेंसिटी, यहाँ पर कोई कंफ्यूज हो सकता है और सोच सकता है कि छोटा सा आर रेडियस का कोई स्फीयर रखा हुआ होगा और उसकी वजह से, क्योंकि मेनली ज़्यादातर जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना उसमें एक ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है और सेंटर में एक तो कोई छोटा सा मास होता है। ठीक है, जैसे प्लैनेट्स वगैरह हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक प्लैनेट होगा और यहाँ पर सैटेलाइट मूव कर रहा होगा, बीच में खाली स्पेस होगा, लेकिन यहाँ पर वैसा खाली स्पेस एज्यूम नहीं करना है। यहाँ पर ये जो मास है ना शुरू से लेकर के लास्ट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम लोग छोटा स्फीयर एज्यूम कर लेंगे तो आंसर चेंज हो सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में दे रखा है ए बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ए बॉडी ऑफ मास एम, एक एम मास का बॉडी है और आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है अबाउट ए प्लैनेट ऑफ मास एम। प्लैनेट यहाँ पर एम मास का होगा। यहाँ पर ए वाला केस मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है और हम लोग पिछला क्वेश्चन में इस टाइप का गलती कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि बीच में छोटा सा स्फीयर होगा और उसके चारों तरफ वो मूव कर रहा होगा, लेकिन वैसा केस नहीं था। प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो मास था पूरा उस ऑर्बिट तक फैला हुआ था। अब आगे क्या बोल रहा है, एट सम इंस्टेंट, कुछ समय के बाद इट स्प्लिट इनटू टू इक्वल मासेस। बाद में ये जो मास है ना टू इक्वल मास में स्प्लिट कर जा रहा है, टूट जा रहा है, और उसका एक का रेडियस r/2 हो जा रहा है और दूसरा का 3r/2। और अब क्या हो रहा है कि ये दोनों का दोनों जो है ना सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल और फाइनल टोटल एनर्जी, तो बोल रहा है कि इनिशियल और फाइनल टोटल एनर्जी में डिफरेंस क्या होगा। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो अगर सिर्फ एनर्जी का फार्मूला पता है तो कोई भी व्यक्ति आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। तो सबसे पहले इसका एनर्जी निकाल लेते हैं। ई इनिशियल जो होगा, ठीक है, यू इनिशियल जो होगा यहाँ पर जब ये मूव कर रहा होगा तो सबसे पहले तो माइनस जी एम, ठीक है, स्मॉल एम जी एम इंटू कैपिटल एम, जी एम बाई आर, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। और साथ में जब इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और जब किसी ऑर्बिट में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो अंडर रूट जी एम बाई आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर यूज कर लेंगे अंडर रूट जी एम बाई आर का अंडर रूट, ठीक है। और भी का स्क्वायर करना है तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो माइनस जी एम एम बाई आर प्लस हाफ जी एम बाई आर, हाफ जी एम बाई आर। अब अगर हम लोग फुल में से हाफ घटाएंगे तो हाफ बचेगा और फुल वाला निगेटिव है ना, तो हम लोग का जो आंसर आएगा माइनस जी एम बाई 2 आ रहा है, आधा आएगा, है ना। फुल में से हाफ घटाएं तो हाफ आ गया। तो इसको हम लोग एक रिजल्ट के रूप में याद रख सकते हैं कि अगर किसी ऑर्बिट में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, तो हम लोग डायरेक्ट इतना बार बार ना करके डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे जी एम बाई 2 आर, जो नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी होता है उसी को हाफ कर देंगे तो वो उसका टोटल एनर्जी निकल जाएगा। अब सेकेंड केस में आते हैं। सेकेंड केस में जब ए मास ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद एक तो बोल रहा है कि r/2 पर चला जाएगा, है ना, r/2 पर जाकर मूव करने लगेगा, और दूसरा 3r/2 पर जाकर मूव करने लगेगा। ठीक है, इस तरह से r/2 और 3r/2। अब इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यू फाइनल इज इक्वल टू, अंदर वाला का पहले निकाल लेते हैं। हम लोग अभी सीखे हैं कि करना है माइनस जी एम बाई, अच्छा यहाँ पर जो छोटा वाला मास था ना वो आधा हो गया है तो इसके लिए एक दो नीचे लिखना पड़ेगा, जी एम बाई, उसके बाद क्या करना है 2r करना है, 2 इंटू आर। आर कितना हो गया, आर भी चेंज हो गया, r/2 हो गया, तो r/2 नीचे ना लिख करके हम लोग ऊपर लिख सकते हैं।
ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना है, कर सकते हो। अगर r/2 नीचे आ रहा है तो उसको हम लोग 2 को ऊपर लेकर के जा सकते हैं। साथ में सेकेंड वाला का वो भी ऐड कर लेते हैं, उसका हो जाएगा माइनस जी, छोटा वाला मास बड़ा वाला मास, छोटा वाला मास आधा हो गया है, इंटू 2 एगो लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 लिखना होता है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ते हैं तो। और उसके बाद रेडियस, रेडियस इसका हो गया है 3r/2, 3r, 2 को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग जोड़ लें तो एक कितना आ जाएगा, 1 2 तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ से भी 1 2 कैंसिल हो रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जी एम एम बाई आर को, जी एम एम बाई 2r को कॉमन ले लेते हैं। जी एम एम बाई 2r माइनस साइन के साथ अगर हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर में कितना बच जाएगा, जी एम एम बाई 2r। यहाँ से तो सारा ही बाहर निकाल चुके हैं, माइनस साइन भी निकाल चुके हैं, तो ये बच गया 1। और इसमें से जी एम एम बाई 2r निकाल चुके हैं तो सिर्फ 1/3 बच चुका है, 1/3। ठीक है, ये इसका फाइनल एनर्जी हो गया। अब हम लोग क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस जी एम एम बाई आर को, जी एम एम बाई 2r को के मान लेते हैं, माइनस के। ठीक है, फाइनल हम लोग लिख रहे हैं, फाइनल में जी एम एम बाई 2r को हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, के एज्यूम कर लिए, इंटू 1 प्लस कितना था 1/3 माइनस इनिशियल वाला लिखेंगे तो इनिशियल वाला कितना था, जी एम बाई आर ओ के मान चुके हैं, माइनस अब फिर एक और माइनस साइन लेना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जी एम एम बाई 2r को हम लोग क्या एज्यूम कर चुके हैं, के मान चुके हैं। तो यहाँ से माइनस के/3 और ये कितना हो जाएगा, प्लस के से के कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है, माइनस के/3। के को क्या हम लोग एज्यूम किए थे, जी एम एम बाई 2r, और एक 3a वाला है, मतलब जी एम एम बाई 6r निगेटिव साइन के साथ, निगेटिव साइन के साथ जी एम एम बाई 6r। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इसमें मेन ध्यान क्या रखना था, इसमें ध्यान रखना था टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में लोग क्या गलती कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर छोड़ देंगे, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी लिखना भूल जाए। ठीक है, तो दोनों अगर कोई लिख लिया होगा तो क्वेश्चन को ऑब्वियसली आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। और फास्ट कौन सॉल्व किया होगा, जिनको पता होगा कि किसी ऑर्बिट में जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसका जो टोटल एनर्जी होता है वो जी एम एम बाई 2r के बराबर होता है। जिनको ए पता होगा वो बहुत फास्ट सॉल्व कर लिए होंगे इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दे रखा है, फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम, एक बड़ा कैपिटल एम मास का एक स्फीयर था और रेडियस इसका कितना था, कैपिटल आर था। चलो ठीक है, मास एम और रेडियस आर था। ए स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड, इसमें से क्या हटा दिया है, r/2 रेडियस का, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r/2, इतना वॉल्यूम निकाल करके हटा दिया है। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कैविटी पूछ रहा है कि अब यहाँ पर पोटेंशियल क्या बचेगा, कितना बचेगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग केस होता है, अगर पोटेंशियल पूछता है तो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पूछता है तो उसको फिर हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। पूरा स्फीयर का हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर छोटा स्फीयर का पोटेंशियल निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। पहले हम लोग ये पूरा की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है अगर स्फीयर की वजह से देखें तो Gm/2r³ माइनस Gm/2r³ और 3r² माइनस r², ये इसका फार्मूला होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल निकालने जाए, ठीक है, पूरा बड़ा वाला स्फीयर की वजह से, तो हम लोग को लिखना होगा माइनस Gm बाय, क्योंकि टोटल रेडियस r है, 2r³ इंटू 3r² भी r² ही रहेगा, माइनस ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए डिस्टेंस r/2 हो जाएगा, है ना, टोटल r का आधा, तो ए r के जगह पर कितना यूज करेंगे, r/2, और इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस Gm/2r³ इंटू ये 3r² में से r²/4 घटाना है। ठीक है, 3r² माइनस r²/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12r²,
3r² माइनस r² बाई 4। तो 12r² में से एक r² जाएगा तो 11r²/4 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं 11r²/4। एक कट करके कितना आ रहा है ये यहाँ से अगर देखें तो r² कैंसिल हो जाएगा माइनस GM/4 × 2 8r। ये आ रहा है पोटेंशियल। किसकी वजह से पोटेंशियल आ रहा है? पूरा स्फीयर की वजह से। अब छोटा वाला जो पार्ट है इसके वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो मास चाहिए कि छोटा वाला पार्ट का मास कितना होगा। मास के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। इसका वॉल्यूम देख लेते हैं कितना बच गया है। पहले से जो वॉल्यूम था 4/3πr³ था। अब वॉल्यूम कितना बच गया? 4/3π। r के जगह पर इसका रेडियस कितना हो गया? r/2। जब इसका पावर क्यूब करेंगे ना r³ / 8 हो जाएगा। r³ / 8 मतलब वॉल्यूम इसका 1/8 टाइम्स हो गया। तो मास भी इसका कितना हो जाएगा? अगर इसका मास m है ना तो इसका m/8 हो जाएगा। तो मास का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग पोटेंशियल इसका निकाल लेते हैं। तो अगर इसके वजह से हम लोग इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने जाएंगे, फार्मूला यही यूज कर लेते हैं। बस करना क्या है, यहाँ पर ए जो पार्ट है ना आर को हम लोग तो r/2 से रिप्लेस करेंगे ही, क्योंकि इसका जो टोटल रेडियस है अब r नहीं रहा, r/2 है। और एक्चुअली यहाँ पर ए जो r यूज होता है ना, ए होता है कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पर निकाल रहे हो। तो यहाँ तो सेंटर पर ही निकाल रहे हैं, तो ए वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब एक तरह से स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होता है ना वो डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पर रख देना है। तो v बराबर हो जाएगा माइनस जी, m की जगह पर m/8, तो उस 8 को ऊपर वाला को नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद 2r³ यूज करना था, तो 2r के जगह पर क्या यूज करेंगे? r/2 का होल क्यूब, क्योंकि रेडियस इस बार r/2 हो गया है। तो r³ / 8 है ना, r/2 का होल क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 नीचे ना लिखने के बजाय हम लोग ऊपर लिख लिए हैं। ए टर्म बाहर वाला यूज कर लिए। अब अंदर वाला में आते हैं तो 3 × r² के जगह पर कितना यूज करना है? r/2 का होल स्क्वायर, मतलब r²/4। और ए वाला टर्म तो ऑलरेडी 0 हो चुका है जैसा कि हमने बताया था सेंटर पर। तो ए आ जाएगा माइनस 8 से 8 कैंसिल, और यहाँ से r² कैंसिल होकर के r बचेगा। तो GM डिवाइडेड बाई 3 भी साथ में ऊपर में है, और 4 × 2 8r, 3GM/ माइनस 3GM/8r। ठीक है, सारा कुछ कैलकुलेशन सही है। अब हम लोग करना क्या है? पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल ए पार्ट हट गया है, टोटल पोटेंशियल इतना होना चाहिए था पर इतना हट गया, तो इसमें से इसको हम लोग घटा लेंगे। भी फाइनल हम लोग का हो जाएगा माइनस GM/8r, माइनस इसको घटाना है क्योंकि ये पार्ट हटा चुके हैं हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3GM/8r। यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, या फिर 8r नीचे तो सेम ही है, 3 में से एक गया तो 2GM/8। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म और छूट गया है, A11। अगर A11 यहाँ पर ले लेंगे तो निगेटिव आएगा। 11 में से 3 गया तो माइनस 8GM/8r है ना, क्योंकि यहाँ पर 11GM में से हम लोग को 3GM घटा देना है, और 11 वाला निगेटिव है तो निगेटिव साइन देना होगा। अब यहाँ से 8 8 कैंसिल हो रहा है, तो माइनस GM/r। आंसर क्या हो रहा है? माइनस GM/r। डी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 35 का क्वेश्चन का आंसर डी। तो अगर इस क्वेश्चन की फीडबैक के बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन वो सारे स्टूडेंट सॉल्व किए होंगे जिनको सिंपल फार्मूला ए वाला पता होगा। एक बड़ा सा फार्मूला है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये फार्मूला ही याद ना हो, और जिनको याद होगा वो सिंपल वेक्टर का रूल, स्केलर का रूल, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, आसानी से जिसके वजह से जितना पोटेंशियल बन रहा था उसको हटा दिए होंगे टोटल में से। एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करके 4 मार्क्स ले आए होंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट क्लोजली डिपिक्ट द करेक्ट। यहाँ पर किसके किसके बीच रिलेशन दे रखा है? एक पोटेंशियल के बीच में दे रखा है और एक डिस्टेंस के बीच में दे रखा है। तो अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे, किसके लिए लिखे थे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली डिपिक्ट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए लार्ज प्लैनेट। प्लैनेट मतलब स्फीयर की वजह से। तो स्फीयर के लिए हम लोग अभी फार्मूला क्या लिखे थे? v बराबर माइनस GM/2r³ इंटू 3r² माइनस r²। तो एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग सेंटर पर जाएंगे, सेंटर पर मतलब r का वैल्यू क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। जैसे ए हमारा स्फीयर है, स्फीयर से ए वाला जो डिस्टेंस है ना, जितना दूर जाएंगे वो क्या होता है, इसका आर का वैल्यू होता है। तो आर अगर हम लोग जीरो कर ले, मतलब सेंटर पर अगर पोटेंशियल निकालने की कोशिश करें, तो ए क्या होगा, सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा। सबसे ज़्यादा निगेटिव इसमें कौन दे रखा है, ए दे रखा है और ए दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे हम आर का वैल्यू बढ़ाएंगे, आर का वैल्यू बढ़ाएंगे, ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस है ना, ये कम होगा। कम होगा तो ओवरऑल जो वैल्यू है ना, कम निगेटिव हो जाएगा। कम निगेटिव कौन सा हो रहा है, एक ए वाला हो रहा है और एक ए वाला हो रहा है। अब इन दोनों में हम लोग कैसे सही आंसर चूज करें। यहाँ पर कुछ देर तक जो है ना पोटेंशियल बिल्कुल कांस्टेंट दे करके रखा है, पर यहाँ पर तो कांस्टेंट आ नहीं रहा है। आर का वैल्यू जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, वैरी कर रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं दे रहा है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, जिसको ये फार्मूला याद है वो आसानी से इसको सॉल्व कर लिया होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय जी बराबर इतना। एक ग्रेविटेशनल फील्ड जी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजिंग आएगा ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन टू, मतलब यहाँ पर आर का वैल्यू दे रखा है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक लेकर के जाया जा रहा है, ठीक है। ओरिजिन से एक, ओरिजिन 0 0 पर था और यहाँ से पार्टिकल को ले जा करके 7 और -3 पर रखा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है। हम लोग जानते हैं चेंज इन एनर्जी पूछा है, जो वर्क डन होगा वही चेंज इन एनर्जी होगा। तो वर्क डन बराबर कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या फिर एफ डॉट आर कर देते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट आर। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी दे रखा है, इसमें एक से मल्टीप्लाई करेंगे एम जी, तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, क्योंकि मास 1 kg है। तो इसको कर लेते हैं 5i प्लस 12j, फोर्स बन गया। डॉट आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 में से 0 गया तो 7i और माइनस 3 में से 0 गया तो 3j। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 इंटू 7 35 और 12 इंटू 3 36, कितना आ रहा है, -1, ठीक है। तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन का क्या मतलब होगा, अगर इस फोर्स के द्वारा वर्क हुआ होता ना तो ये पॉजिटिव आता, फोर्स के द्वारा वर्क डन नहीं हुआ है, फोर्स के अगेंस्ट किसी ने जबरदस्ती काम किया है, इसलिए क्या आ गया, निगेटिव आ गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं डी वी बराबर माइनस ऑफ ई इंटू डी आर, ई के जगह पर यहाँ पर जी यूज कर लेते हैं, जी इंटू डी आर। अब जी डॉट डी आर, ठीक है ना। अब जी का वैल्यू पता है और डी आर का वैल्यू डॉट प्रोडक्ट हम लोग को आता है, जैसे ए है वैसे ही करना है, बस यहाँ पर जो आंसर आ रहा है निगेटिव आ रहा है, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल निगेटिव आ रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन एनर्जी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, लेकिन वर्क डन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को देखो, यहाँ पर इस बात को भी लेकर कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये तो चेंज इन पोटेंशियल है, फिर इस चेंज इन पोटेंशियल को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मास है ना 1 kg दे रखा है, जब m का वैल्यू 1 हो, डिफरेंस क्या है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में एक फार्मूला होता है माइनस जी एम बाई आर, और एक क्या होता है माइनस जी m1 m2 बाई, इसको m1 कर देते हैं r, ठीक है। अब यहाँ पर अगर m2 का वैल्यू 1 ले लिया जाए तो फिर तो दोनों का दोनों सेम ही हो जाता है, तो यहाँ पर तो 1 ही दे रखा है, तो जो चेंज होगा पोटेंशियल में वही चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या आ रहा है, जब वर्क डन निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है। तो ये चीज़ ये भी बताता है कि ऐसा हो सकता है कि चेंज इन एनर्जी निगेटिव हो और वर्क डन पॉजिटिव हो, या फिर चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव हो और वर्क डन निगेटिव होता है। ऐसा अगर ऑप्शन है तो वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं आना है, नहीं होना है, ये नहीं लिखना है कि अगर चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव है तो वर्क हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टू हाइपोथेटिकल प्लैनेट, यहाँ पर दो हाइपोथेटिकल प्लैनेट दे रखा है जिसका मास तो दिख रहा है कि m1 m2 है। m1 एंड m2 आर एट रेस्ट, मतलब स्टार्टिंग में रुका हुआ है, मतलब इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। दे आर इनफिनाइट डिस्टेंस अपार्ट, दोनों एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर है, इनफिनाइट दूरी पर है, मतलब इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगा। इनफिनाइट डिस्टेंस पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, 0, मतलब इनिशियल एनर्जी अगर इसका देखा जाए ना तो टोटल पूरा का पूरा क्या है, 0 है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, अब बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे की ओर मूव करना शुरू कर दिया, along द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, इस तरह से, ठीक है। व्हाट इज
व्हाट इज देयर स्पीड व्हेन देयर सेपरेशन इज डी। बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर डी हो जाएगा तो उस समय इनका वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, फाइनल एनर्जी निकाल लेंगे। फाइनल एनर्जी में दोनों के अंदर मोशन भी रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा जब दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो माइनस जी m1 m2 बाई आर, ये आ जाएगा इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी बाद में इतना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालना क्या है, व्हाट इज द स्पीड व्हेन, मतलब v1 और v2 का वैल्यू निकालना है। v1 का वैल्यू कितना होगा, v2 का वैल्यू कितना होगा जब डी डिस्टेंस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों इक्वल कर लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ हाफ अगर कॉमन ले लें तो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कर लेते हैं 2g m1 m2 बाई आर। ठीक है ना, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g m1 m2 बाई आर। यहाँ से हम लोग करना क्या है, v1 निकालना है या फिर v2 निकालना है, या फिर सिंपल कर क्या लेना है, v1 और v2 यहाँ पर दे रखा है, दोनों में ए वैल्यू पुट करके, मतलब v1 में m1 से मल्टीप्लाई करना है, v2 में m2 से मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद चेक कर लेना है कि किसका आंसर जो है ना इसके बराबर आ रहा है। तो एक तरीका हो गया कि ऑप्शन देख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, अब चलो यहाँ पर तो ठीक है, अगर इसका हम लोग लीनियर मोमेंटम देखें तो इसको कोई बाहरी फोर्स डिस्टर्ब नहीं किया है, इसका जो मोमेंटम है ना वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब स्टार्टिंग में जो इसका था m1 v1 प्लस m2 v2 वो बराबर होगा m1 v1 डैश, क्योंकि मास तो चेंज हुआ नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, m2 v2 डैश। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी दोनों का जीरो था, दोनों रेस्ट में था, है ना। या फिर स्टार्टिंग वाला इसको एज्यूम करते हैं, ये फाइनल एज्यूम करते हैं, क्योंकि फाइनल स्पीड v1 और v2 है। तो स्टार्टिंग में v1 और v2 दोनों का दोनों जीरो था, दोनों रुका हुआ था, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं m1 v1 बराबर माइनस ऑफ m2 v2। यहाँ से अगर v1 निकाल लें तो हो जाएगा माइनस m2 बटा m1 इंटू v2। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करने से कितना आ जाएगा, m1 और v1 स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं v1 स्क्वायर मतलब कि m2 बाई m2 स्क्वायर बटा m1 स्क्वायर और साथ में v2 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये ऊपर वाला। अब यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो m1 कैंसिल हो रहा है, कॉमन क्या ले सकते हैं, v2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग v2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो v2 स्क्वायर इंटू क्या बच गया, m2 स्क्वायर बाई m1, m2 स्क्वायर बाई m1 और प्लस v2 कॉमन ले लिए तो m2 उधर से बच गया। m2 इज इक्वल टू उस तरफ क्या था, 2g m1 m2 बाई आर। अब यहाँ से v2 स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हैं m2 स्क्वायर प्लस m1 m2 और बटा m1, है ना, बटा m1 इज इक्वल टू इतना। तो m1 को इस तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2g m1 स्क्वायर m2 बटा आर। अब कुछ कैंसिल होने लायक तो है नहीं, तो कैंसिल कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्ट v2 स्क्वायर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। v2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, और r जो हम लोग का जहाँ पर r हमने लिखा है ना वो एक्चुअली में कितना है, d के बराबर है। तो जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पर हम लोग फाइनली क्या यूज कर सकते हैं, d यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग v2 स्क्वायर निकाल लें तो इतना और बटा इतना करना होगा, 2g m1 स्क्वायर m2 बटा r के जगह क्या लिखेंगे, d लिखेंगे, और यहाँ पर इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, m2 कॉमन ले सकते हैं। तो m2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू m2 कॉमन लेकर के हम लोग बाहर निकाल लिए। अब यहाँ से m2 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से v2 निकाल लेंगे तो m1 को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, बाकी सब अंदर में चला जाएगा, 2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2g बटा m1 प्लस m2।
और डी कहाँ पर रहेगा, डी भी अंदर में ही रहेगा, 2g बटा डी, 2g बटा डी m1 प्लस m2 और बाहर में m2 m1, बाहर में m1, ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। v2 बराबर m1 इंटू 2g बटा डी ए, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। और जब v2 निकल गया तो v2 का वैल्यू पुट करके हम लोग v1 भी निकाल सकते हैं। जब v2 यहाँ पर पता चल चुका है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं v1, है ना। v2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38। क्या 38 में कुछ नया चीज़ था? 38 में कुछ भी नया चीज़ नहीं था। जिसको पता होगा कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पर टोटल एनर्जी जीरो होता है वो आराम से इसको कर लेगा और फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर ही लेगा। तो यहाँ पर भी उसको दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर फंस सकता है, उसके दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। लीनियर मोमेंटम का भी कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद इसलिए ये चीज़ जो है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग टाइप का बनाता है। हालांकि हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन से, तो फिर सॉल्व किया जा ही सकता था। जब एक बार स्टूडेंट इतना लिख लेगा तो ऑप्शन से वो फिर सॉल्व कर ही लेता। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। मतलब अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो स्टूडेंट्स को फंसा सके। एक वो क्वेश्चन अच्छा था रो वाला जो इंटीग्रेट करके हम लोग सॉल्व किए, बाकी सारा का सारा आसान ही मिल रहा है। यहाँ पर दे रखा है द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द लेफ्ट ओवर पार्ट, अच्छा ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर फ्रॉम व्हिच ए पार्ट शोन हैज बीन रिमूव्ड। इसमें से टोटल जो इसका रेडियस था ना, पहले से रेडियस कितना था, आर था, और इतना पार्ट जो है रिमूव कर लिया गया। मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। मतलब केस वही है, वहाँ पर सिर्फ हम लोग से क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा था पिछला वाला क्वेश्चन में। और यहाँ पर 2013 में क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ दिया है कि यहाँ पर फील्ड कितना होगा। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन ने पोटेंशियल पूछा था, यहाँ पर फील्ड पूछा है। कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इजी होगा, फील्ड वाला या पोटेंशियल वाला? पोटेंशियल वाला में स्केलर सम करना था, लेकिन फील्ड वाला और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गॉस लॉ हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, गॉस लॉ यूज करके हम लोग को कहाँ पर निकालने के लिए बोला है, एट ए वेरी फार ऑफ पॉइंट P। ठीक है, बहुत दूर x डिस्टेंस पर पूछा है कि x डिस्टेंस पर टोटल फील्ड कितना हो जाएगा। हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस। एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे इतना बड़ा। ठीक है, ऐसे करके एक गॉसियन सरफेस बनेगा जिसका एरिया यहाँ लिखना है। E डॉट डी एस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 4πg, और मास इनक्लोज्ड, मास कितना बंद हो रहा है इसके अंदर। तो हम लोग उस समय सॉल्व किए थे पिछला क्वेश्चन में, टोटल मास m था, और ये वाला एक बार फिर से इसको कर देते हैं। जैसे 4/3 पाई आर क्यू इनिशियल वॉल्यूम था, अगर टोटल हम लोग वॉल्यूम ले लेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन जब छोटा वाला पार्ट का वॉल्यूम लेंगे तो वो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बटा 8, क्योंकि इसका रेडियस r/2 हो गया। r/2 का रेडियस करें, r/2 का अगर हम लोग पावर 3 करते हैं तो r/8 आ जाएगा। मतलब कि इसका मास अगर m ले रहे हैं तो ये m/8 लेना होगा। कितना मास घट गया, तो m में से m/8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7m/8। रह गया कितना, 7m/8 मास इसका रह गया, जो कि क्लोज हुआ है। 7m/8 पार्ट मास का क्लोज हो गया है। E इंटू एरिया कितना होता है टोटल गॉसियन सरफेस का, 4 वॉल्यूम मतलब एक स्फीयर है ना, स्फीयर का एरिया 4πx², क्योंकि x डिस्टेंस पर पूछा है, रेडियस की जगह x है, इज इक्वल टू ए 4 से कट करके 2 7πgm/2, और E निकाल लेंगे तो 7πgm/2 इंटू 4πx²। तो ज़्यादा आसान कौन सा क्वेश्चन हुआ, ज़्यादा आसान तो पोटेंशियल वाला से ए ही लग रहा है, इजीली सॉल्व हो गया। तो 7/8 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 7/8 gm/x², 7/8 gm/x²। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। 39 का सही आंसर सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में दे रखा है द मास ऑफ ए स्पेस शिप इज 1000 kg। एक स्पेस शिप है जिसका मास 1000 kg दे रखा है। इट इज टू बी लॉन्च फ्रॉम द अर्थ सरफेस आउट इन फ्री स्पेस। ये अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया जाना है, ठीक है ना, यहाँ से ये लॉन्च होगा। और द वैल्यू ऑफ जी एंड आर, जी और आर का वैल्यू दे रखा है। जी का वैल्यू कितना होता है, अर्थ के लिए जी का वैल्यू होता है gm/r²। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, रेडियस कितना है, रेडियस 6400 किलोमीटर है। अगर मीटर में लिखेंगे तो 10 के पावर 3 मीटर इतना हो जाएगा।
ठीक है। द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस वर्क, बोल रहा है कि कितना एनर्जी का जरूरत होगा, इसको यहाँ से उठा करके स्पेस में रखना है। स्पेस में जब जाएगा ना तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर इसका टोटल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पर इसका टोटल एनर्जी होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर माइनस ऑफ जी एम बाई आर। ये यहाँ पर उसका टोटल एनर्जी होगा। इसको हम लोग आर बाई आर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाता है माइनस ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर। अब इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है। एक काम करते हैं, माइनस इस स्मॉल एम को हटा लेते हैं। स्मॉल एम हम लोग का किसका मास है, वो जो स्पेस क्राफ्ट स्पेस जिसको भेजना है उसका। और इस एम को हटा लेंगे ना तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। तो माइनस ऑफ माइनस 1000, एम का वैल्यू कितना है 1000 kg, जी का वैल्यू 10 और आर का वैल्यू 6400 इंटू 10⁻3। टोटल कितना काम करना पड़ जा रहा है, तो 6400 6.4 इंटू 10⁻, कितना 3, 3 एक 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 6.4 इंटू 10⁻10 जूल। सही आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं कर देना है कि यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी ले ली है साथ में काइनेटिक एनर्जी भी ले ली है। काइनेटिक एनर्जी कोई क्यों ले सकता है, क्योंकि बहुत कोई फाइट करके रखा होगा कि अगर स्पेस में भेजना है ना तो यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू होना चाहिए √2 GM/r होना चाहिए। तो क्या करेगा कि यहाँ का वेलोसिटी भी ले लेगा और साथ में इसका पोटेंशियल एनर्जी भी ले लेगा। अगर दोनों में ऐसा करोगे और दोनों को जोड़ोगे ना तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि फिर तुमको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जब उसमें काइनेटिक एनर्जी इतना दे चुके हैं तो फिर तुमको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक स्पेस में चला जाएगा। यहाँ पर पूछा है कितना काम करना पड़ेगा इसको स्पेस में ले जाने के लिए, तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है ना उसको जीरो करना हमारा काम है। जीरो करने में जितना एनर्जी लगेगा वही वर्क डन होगा और जीरो करने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का ये जो ई का वैल्यू था यहाँ पर इतना था। मतलब ए एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में इसका जो यू इनिशियल है ना वो है -6.4 इंटू 10⁻10 जूल, और यू जो फाइनल होगा जब स्पेस में चला जाएगा तो वो कितना हो जाएगा जीरो। तो चेंज इन एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दो तो वर्क डन आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। यहाँ पर कोई क्यों कंफ्यूज कर सकता है, वहाँ पर कंफ्यूजन वही हो सकता है कोई गलती से ये ना कर दे कि उसका काइनेटिक एनर्जी भी जोड़ दे और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी लेकर के दोनों को ऐड कर दे। और बाकी तो एक क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इनिशियल एनर्जी शुरू में ले लेना है, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को और बाद में जीरो कर लेना है टोटल एनर्जी, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, वर्क डन मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 दे रखा है ए पॉइंट पार्टिकल इज हेल्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। एक रिंग है और रिंग के एक्सिस पर एक पॉइंट पार्टिकल स्मॉल एम मास का मान लेते हैं या फिर यही है रखा हुआ है, और रेडियस इसका कितना है आर है। इसका रेडियस आर दिया हुआ है और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी आर ही दे रखा है, ए भी आर ही है। ठीक है, व्हेन रिलीज इट रीच सी। अगर इस रिंग के सामने इसको रख करके छोड़ देंगे तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में भागेगा, सेंटर तक पहुंच जाएगा। पूछ रहा है कि सेंटर पर इसका स्पीड कितना होगा। तो अगर हम लोग देखें ना तो अभी इसका टोटल एनर्जी कितना होगा वो पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा और ओ बराबर हो जाएगा इनिशियल बराबर ए होता है जी एम बाई √r² प्लस x²। ठीक है, यहाँ पर x क्या हो जाएगा, ए वाला डिस्टेंस हो जाएगा और कैपिटल एम इस रिंग का मास ले लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन के साथ माइनस जी एम ए प्लस ही रहेगा प्लस साइन के साथ GM बाई √r² प्लस एक्स का वैल्यू भी आर है और रेडियस भी आर है, तो r² प्लस r², √2r हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं √2r। ए इसका इनिशियल एनर्जी है। फाइनल एनर्जी क्या होगा, यू फाइनल जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं GM बाई x² तो जीरो हो गया, r² का √r हो जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी अगर लिखेंगे तो हाफ एम भी स्क्वायर, एम इसका मास एम है और v वेलोसिटी v²
ए भी हम लोग को निकालना है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। हम लोग लिख लेते हैं इतना इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी जी एम बाई √2 r। अब यहाँ से हाफ एम बी स्क्वायर निकालेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर, एम तो खैर कैंसिल ही हो जाएगा सारा, तो सिर्फ हाफ भी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से जी एम बाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं, जी एम बाई आर को कॉमन ले ले तो ये 1/√2 है। 1/√2 का वैल्यू हम पहले ही याद करवा चुके हैं क्योंकि बहुत बार इसका जरूरत पड़ता है, 0.707। और इस तरफ से ए जब इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस GMM/R। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, हाफ भी स्क्वायर का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आएगा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर निगेटिव साइन होगा, तो यहाँ पर निगेटिव साइन यूज कर लेते हैं, ए भी निगेटिव होगा। और ए निगेटिव रहने से क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर तो ठीक है, ए वाला माइनस में रहेगा, ए वाला प्लस में रहेगा। तो यहाँ से हम लोग एक में से अगर 0.7 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.3 GM/R। और यहाँ से अगर हम लोग भी स्क्वायर निकाल लें, भी स्क्वायर आ जाएगा 0.6 GM/R। हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लोग पुट नहीं किया है, 1/√2 के टर्म में ही छोड़ दिया है, तो 1 - 1/√2 अगर उस टर्म में ही छोड़ दे जैसा ऑप्शन इसमें दे रखा है, तो ए वाला हो जाएगा इज इक्वल टू GM/R इंटू 1 - 1/√2, 1/√2। तो यहाँ पर भी वही कर लेते हैं, भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 था तो 2 इंटू GM/R और 1 - 1/√2। या अगर भी निकालेंगे तो √2 GM/R और 1 - 1/√2, √2 GM/R 1 - 1/√2। ऑप्शन कौन सा है, सी इसका सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान था, इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट है नहीं, जिसको फार्मूला याद है वो आसानी से एक बार में इसको सॉल्व कर लेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ना हमारा, वो स्कोरिंग चैप्टर है मेंस के लिए। ये जो है स्ट्रांग होना चाहिए हर एक स्टूडेंट का अगर वो मेंस का एग्जाम देने जा रहा है। टू बॉडीज ऑफ मास m and 4m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। दो पार्टिकल है, कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर रखा गया है, मास m और 4m, ठीक है। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, r दे रखा है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। बोल रहा है कि जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। जहाँ पर फील्ड जीरो होगा वहाँ पोटेंशियल कितना होगा। तो जहाँ पर फील्ड जीरो होता है वहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, कितना होगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। यहाँ से डिस्टेंस हम लोग x ले लेते हैं, मान लेते हैं x डिस्टेंस पर जो फील्ड है ना वो जीरो होगा, तो ए वाला टोटल कितना हो जाएगा, r - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस r था। अब यहाँ पर फील्ड अगर हम लोग निकाल ले, दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा, मतलब इक्वल होगा, ए उस तरफ रिपेल करेगा और ए इस तरफ, तो फील्ड कितना हो जाएगा, GM/x² बराबर g, दूसरा तरफ 4m दिया हुआ है, GM/ फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, GM/r²। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, r - x का होल स्क्वायर, तो GM कैंसिल, लिख सकते हैं r - x का होल स्क्वायर बराबर 4x² या फिर r² प्लस x² माइनस 2rx इज इक्वल टू 4x²। या r हम लोग का क्या है, r टोटल डिस्टेंस था, हम लोग को निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो 4x² में से x² गया तो 3x² प्लस 2rx माइनस r² इज इक्वल टू 0। तब वो उस तरफ लेकर के चले गए, तो 4x², ये उधर जाके माइनस x², ए प्लस 2rx और ओ जाकर के माइनस r², ये हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस √b का स्क्वायर, b मतलब कि 4r², b का स्क्वायर माइनस 4ac, a इंटू सी, 4 इंटू 3 12, 12r² बाई 2a मतलब 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, -2r प्लस माइनस 12 और 4 16, 16 का √4r बाई 2a का यूज करेंगे तो 6, 4 में से 2 गया तो
2r/6, एक तो ए आ रहा है और एक तो निगेटिव आ जाएगा -6r/6, निगेटिव वाला नहीं लेंगे और ए हो जाएगा r/3। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, r/3 हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो एनर्जी हो जाएगा -Gm/, यहाँ पर छोटा वाला मास m दिया हुआ है तो Gm/r, r के वैल्यू r/3 है ना। 3 जो नीचे आता था उसको ऊपर लिखते थे, स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं। और उसके बाद प्लस माइनस, है ना, माइनस इधर वाला के चलते करेंगे, वजह से करेंगे तो -Gm, m के जगह पर 4m बाई r के जगह पर r-r/3 है ना, r-x r/3 आया है तो r में से r/3 घटा देंगे, r-r/3 तो ये आ जाएगा 2r/3, यहाँ यूज करेंगे 2r/3। मतलब कुल मिला करके दोनों को हम लोग क्या करना होगा, ऐड करना होगा। एलसीएम आ गया r, और इधर 2 ठो है, 3 × 2 6 ठो है इधर, और इधर 3 गो है, 6 और 3 9 GM, टोटल 9 ठो GM हो जा रहा है। अगर इसको लिखे तो 9 G_M/r, एक माइनस साइन तो रहेगा, तो ए ऑप्शन कौन सा है, -9 Gm/r, -9 Gm/r, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ वैसा नया था नहीं, ठीक है ना, आसानी से एक्स का वैल्यू निकाला जा सकता है और जिसको फार्मूला पता होगा वो आसानी से इसको सॉल्व करके पोटेंशियल भी निकाल लेगा। अगर एनर्जी निकालना होता तो खैर एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पर एक और मास होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 है, फॉर ए मास m केप्ट एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पर एक मास रखा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है, M, ठीक है। साइड इसका कितना है, ए दे रखा है। द फ्लक्स ग्रेविटेशनल फील्ड पासिंग थ्रू इट्स साइड 4π Gm, एंड बोल रहा है कि इससे जो टोटल फ्लक्स पास करेगा ना इसके साइड से, वो कितना पास करेगा, 4π × Gm पास करेगा। तो अगर हम लोग देखें तो एज से, अगर यहाँ से टोटल फ्लक्स हम लोग देखें ना तो कितना होता है, E/ds का इंटीग्रेशन बराबर 4π G × मास इनक्लोज। तो ये चीज़ जो लिखा है ना सही लिखा हुआ है, एस कितना हो जाएगा, ds इसका क्या है, ds इसका एरिया हो जाएगा, और इस एरिया से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा 4π × Gm करेगा, तो ये तो सही दे रखा है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है और यहाँ से रेडियल डायरेक्शन में फील्ड लेना है, तो ये जो फील्ड होता है ना बोल रहा है कि उसका वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो ये फील्ड आ रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² का, ठीक है। इट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स इनक्लोज्ड। बोल रहा है क्या ये जो फील्ड निकाल रहे हो तुम, ये सिर्फ डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है उस पर, या फिर डिपेंड्स ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स इनक्लोज्ड, सोर्स जो इनक्लोज्ड है by the surface and not only and not on the size and shape of the surface। बोल रहा है कि इसका जो फील्ड निकाल रहे हो वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है या r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। बोल रहा है कि ये जो फील्ड आ रहा है क्या इसके शेप और साइज पर डिपेंड करता है या सिर्फ और सिर्फ इसके मास पर डिपेंड करता है। तो हम लोग देखे थे कि यहाँ पर जो फील्ड आ रहा है ना वो कितना मास इनक्लोज्ड है, सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। इसका शेप कैसा होगा उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों का दोनों सही है और साथ में करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट 1 का, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 दे रखा है, ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 100 kg, कैपिटल M 100 kg, स्मॉल m 10/1000 kg, ठीक है। एंड रेडियस कितना दे रखा है, डिस्टेंस r का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100 करेंगे तो इतना मीटर। फाइंड द वर्क टू बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम टू टेक द पार्टिकल फार अवे। बोल रहा है कि इसको अगर इन्फिनाइट तक पहुंचाना है तो कितना काम करना होगा। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, एक तो प्रीवियस हम लोग जब सैटेलाइट को भेज रहा था मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर करना था सैटेलाइट को कि फिर से वापस ना आए, कुछ समय पहले ही वो क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम टू सेम दे रखा है। इसका हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। फाइनल एनर्जी तो इसका जीरो ही होना है
क्योंकि एक बार स्पेस में चला गया तो फिर वहाँ पर ना तो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगा दोनों के बीच में और ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगा। हम लोग को बस इसके एरिया से बाहर निकाल देना है, जो इसका पुल है, जो इसका फील्ड है, उसे बाहर निकाल देना है। तो वहाँ पर हम लोग जी का वैल्यू 0 लेकर के चलेंगे और ग्रेविटेशनल एनर्जी तो होगा नहीं क्योंकि काफ़ी दूर हो चुका है पार्टिकल। तो फाइनल तो 0 होना है। इनिशियल जो हम लोग लेकर के चलेंगे यू इनिशियल वो हो जाएगा जी एम बाई आर, ठीक है, माइनस ऑफ जी एम बाई आर। तो जी का वैल्यू कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और एम का वैल्यू एक का तो 10 इंटू 10⁻³ दे रखा है ना, छोटा वाला का, और बड़ा वाला का कितना दे रखा है 100 के। मतलब कि इसका 10 इंटू 10⁻³ है और ये 100 kg है, 100 kg को 100 ही रहने देंगे और डिवाइडेड बाई आर। आर का वैल्यू कितना दे रखा है 10/100, मतलब 100 को 10 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आ रहा है 6.67 इंटू 10⁻, जोड़ लेते हैं -3 और +3, एक कैंसिल हो गया और एक 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6.67 एक 10 बचेगा और इससे मल्टीप्लाई होकर 10⁻⁻10 बना देगा। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा सी, 44 का आंसर सी। वर्क फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, फाइनल 0 था, 0 में से इसको घटा देंगे क्योंकि ये निगेटिव में आया है ना, तो फिर फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो 44 नंबर आसान था, इतना क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दे रखा है, इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। जी क्या है, अर्थ सरफेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब जी का वैल्यू कितना होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। The gain in potential energy of object of mass m raised from the surface of earth to height equal to r। बोल रहा है कि सरफेस, अर्थ के सरफेस से किसी पार्टिकल को कितना ऊपर ले जाया गया है, r डिस्टेंस ऊपर ले जाया गया है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी वो गेन कर लेगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर, ठीक है, फाइनल माइनस जी एम बाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा जी एम बाई आर। आर की जगह पर यहाँ पर कितना ले लेंगे 2r ले लेंगे, क्योंकि अब इसका डिस्टेंस कितना हो गया 2r हो गया। अब डिस्टेंस लेना है तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना गेन कर लेता है। तो फाइनल हम लोग का ए वाला है -12 जी एम बाई आर, और ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फुल जी एम बाई आर। अब फुल में से हाफ गया तो कितना बच गया, हाफ बच जाएगा, इज इक्वल टू हाफ जी एम बाई आर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ, इसमें आर बाई आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ एम, छोटा वाला एम को बाहर निकाल लिए, बड़ा वाला अर्थ वाला एम को रहने दिए और एक तो ए आर बच गया, अंदर वाला आर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, जी एम बाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला आर बच गया है और छोटा वाला एम को भी बाहर निकाल लिए, तो एक कितना बच जाएगा हाफ एम, और एक किसके बराबर जी के बराबर होता है हाफ एम जी आर। मतलब सही आंसर कौन सा हो गया डी हो गया। तो ए क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। तो ए आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था टॉपिक नंबर 4 का। और अच्छा एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दे रखा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू 3r। एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा, तो यू फाइनल कितना हो जाएगा 2r से लेकर के 3r में जाना है ऑर्बिट, ठीक है, 2r था इसका रेडियस और ए हो जाएगा 3r। तो इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस जी एम बाई 2r, और एनर्जी फाइनल, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि रखा हुआ है, सिर्फ उठा करके ले जाना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मूव कर रहा है इस ऑर्बिटल में। यू फाइनल लिखेंगे माइनस जी एम बाई 3r, दोनों का डिफरेंस डेल्यू बराबर जी एम बाई आर। अगर कॉमन ले लेंगे तो ए वाला -1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो जी एम बाई आर, और एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो -2 + 3 मतलब 1/6 आ जाएगा, इसको हटा करके, तो 1/6 जी एम बाई आर, 1/6 जी एम बाई आर।
सही आंसर कौन सा है? डी। एक क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान था, मतलब जैसे जैसे लास्ट में जाते हैं हम लोग को क्वेश्चन ईजी मिलता जाता है। तो इसको एक बार कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट करने के बाद मतलब दिसंबर में फिर क्या करना है, दिसंबर में या फिर जो लोग अपना सिलेबस अक्टूबर में ख़त्म कर रहे हैं वो लोग इसके बाद जो न्यू वाला लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। वो एज ए स्टेट 3 घंटा में सॉल्व करके देखेंगे कितना क्वेश्चन रिपीटेड है उसमें से और कितना मार्क्स वो ला पा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड ही होता है।